सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब, डिसअपॉइंटिंग एंड पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के अंदर टॉप 4 में जगह नहीं बना सके, सेमीफाइनल्स नहीं खेल सके। लेकिन ये सवाल हमें खुद से करना है कि अगर हम नीदरलैंड जैसी टीम और श्रीलंका जैसी टीम से जीतेंगे, हम बांग्लादेश को हराएंगे, तो क्या हम ये सवाल कर सकते हैं अपने आप से कि हम डिजर्व करते हैं सेमीफाइनल्स खेलना? दुनिया की क्रिकेट कहां जा रही है और आज हमारा माइंडसेट यह है कि 260 रन 265 रन बना लें और उसके बाद सामने वाली टीम को डिफेंड कर लें। हम इतने रन बना सकते हैं, इससे ज्यादा हम बना ही नहीं सकते। बाबर आजम साहब ने जब टीम सिलेक्शन के हवाले से जब वर्ल्ड कप पर जा रहे थे तो उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे। सवाल किया गया कि भाई आप उन लोगों को लेके जा रहे हैं जिन्होंने एशिया कप में निल बटा निल कारकर्दगी दिखाई है। आप हारिस रऊफ की बात करें, आप इमामुल हक की बात करें, आप जितने भी प्लेयर्स उठा के देख लें, उनकी कारकर्दगी 0/0 थी। लेकिन बाबर आजम ने कहा नहीं भाई, मैं तो तमाम सवालात के जवाब ग्राउंड के अंदर दूंगा। अच्छा, मजे की बात यह कि जब ये टीम सेलेक्ट की गई है ना, जब टीम का अनाउंसमेंट हो गया कि जनाब ये टीम जाएगी वर्ल्ड कप खेलने के लिए, उसी वक्त ही जितने भी क्रिकेट पंडित होते हैं, जो क्रिकेट देखते हैं, जो क्रिकेट समझते हैं, जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, और मुझे बड़ी हैरत होती है कि यार जिनका ये काम है उनको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की खून के अंदर क्रिकेट जज्बे के तौर पर दौड़ता है। हमारे पास एक यही खेल रह गया यार, जिसको हम समझते हैं कि यार हम जीत सकते हैं, हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, लेकिन 99 में हम फाइनल में पहुंचे लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने हमें शिकस्त दी। 2003 में, 2007 में हम पहले राउंड में ही बाहर हो गए। 2011 में हम सेमीफाइनल खेले लेकिन मोहाली के अंदर भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। उसके बाद 2015 और 2019 में हम सेमीफाइनल्स नहीं खेल सके और अफसोस के साथ 2023 में भी हम सेमीफाइनल्स नहीं खेल रहे। 1999 से लेके 24 साल हो चुके हैं, हम सिर्फ एक दफा फाइनल खेले हैं और एक दफा सेमीफाइनल खेले हैं। लेकिन शायद क्रिकेट को बेहतर करने के लिए जो लोग भर्ती किए गए हैं, जिनका ये काम है, उनको शायद ये बात नजर नहीं आ रही है, लेकिन लोगों को ये बात नजर आती है। लोगों का ख्याल था, लोगों को यकीन था कि भाई जो खिलाड़ी आपने सिलेक्ट किए हैं, जो प्लेयर आपने सिलेक्ट किए हैं, ये टॉप 4 तो क्या टॉप 6 में भी नहीं आ सकते। और यही सवाल बाबर आजम से कर लिया गया कि भाई आप टॉप 4 में आ सकते हैं। तो उस वक्त उनका कॉन्फिडेंस भाई 7वें आसमान पे था। उन्होंने कहा कि आप टॉप 4 की बात कर रहे हैं, मैं तो टॉप 2 और नंबर 1 के आने की बात कर रहा हूं, आप टॉप 4 पे नीचे लेकर आ गए। और पाकिस्तान ने ये वर्ल्ड कप टॉप 4 में खत्म नहीं किया। अब मैं आपको एक हकीकत बताता हूं पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक के हवाले से। ये तल्ख हकीकत है पाकिस्तान की। पाकिस्तान हमेशा अपनी बॉलिंग अटैक की वजह से जाना जाता है। 48 साल की वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के अंदर आज तक 48 साल 48 ईयर्स, इस हिस्ट्री के अंदर किसी ने इतने रन्स, किसी एक बॉलर ने इनफरादी तौर पर इतने रन्स नहीं दिए जितने हमारे हारिस रऊफ ने दिए। हारिस रऊफ ने जो 9 मैचेस खेले हैं उसमें 533 रन्स दे दिए। और मैं आज तक आपको टॉप स्कोर बता दूं, जिसने बैटिंग की और सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं वो है डिकॉक किया, और उनके जो रन्स हैं वो 591 है। मतलब जिसका काम बैटिंग करना है, जो टॉप ऑर्डर पर आ रहा है, जो सेंचुरी पर सेंचुरी बना रहा है, वो भी 9 मैचेस में 591 रन्स बना सका। लेकिन हमारा जो विकेट टेकिंग बॉलर है, जिसको हम समझते हैं कि हमारा स्ट्राइक बॉलर है, उसने 9 मैचेस के अंदर 533 रन तोहफे में दे दी। यह हमारा बॉलिंग अटैक है। अगर मैं आपसे सवाल करूं, दिल पर हाथ रख के बताइए, हमारे बॉलिंग अटैक के अंदर कौन सा ऐसा स्पिनर मौजूद है, कौन सा ऐसा पेसर मौजूद है कि अगर कल किसी का मैच पाकिस्तान से है तो आज उसको नींद नहीं आ रही होगी कि मैं इसको फेस कैसे करूंगा? हमारे पास वसीम अकरम था, शोएब अख्तर, वकार यूनिस, सईद अजमल, ये हमारे पास बॉलर होते थे। मोहम्मद आमिर हमारे पास बॉलर होता था, जिसको वाकई में फेस करने से पहले लोग स्ट्रेटजी बनाया करते थे। रात रात भर लोगों को नींद नहीं आती थी कि यार उसको सुबह फेस कर रहा है। लेकिन आज जो पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक है, आप दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या किसी प्लेयर ने यह स्ट्रेटजी भी बनाई होगी कि हम इसको खेलेंगे कैसे? क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तानी बॉलर्स की पिटाई हुई है, माजी में कभी भी पाकिस्तान की टीम जितनी भी हल्की क्यों ना हो, पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक इतना मजबूत होता था कि मैच में जान डाल दिया करता था। लेकिन खैर, कल बाबर आजम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आज के मैच से पहले, और उन्होंने फिर अजीब सी बात कर दी है कि जनाब नेट रन रेट को हमें किस तरह से कंट्रोल करना है।
जब आप 4 मैचेस लगातार हारेंगे, आप नीदरलैंड, श्रीलंका इस तरह की टीमों से जीतेंगे, तो आप समझते हैं आप सेमीफाइनल खेल लेंगे, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। लेकिन जो स्टार्ट में उनका कॉन्फिडेंस था वो शैटर्ड होकर किस तरह से गिरा। जनाब, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। फिलहाल हम नोहा ही पढ़ सकते हैं, यह हमारा खेल है। यकीन जानिए किसी खेल से हमें इतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं है जितनी एक क्रिकेट से है, क्योंकि यह हमारे जज्बात, हमारे एहसासात, हमारी दुआएं इस खेल के साथ जुड़ी होती हैं। लेकिन एक बार फिर से हमें शदीद डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा है। यकीन जानिए दिल खून के आंसू रो रहा है, अल्फाज साथ नहीं दे रहे हैं। हम चाहते थे कि हम सेमीफाइनल्स खेलें कम से कम, और जिस तरह की कंडीशंस थी, सबसे बड़ा रोना ही है कि अगर आप भारत के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, श्रीलंका के अंदर नहीं जीतोगे तो क्या ऑस्ट्रेलिया में जाके वर्ल्ड कप जीतोगे, इंग्लैंड में जाके जीतोगे, न्यूजीलैंड में जाके जीतोगे, साउथ अफ्रीका में जीतोगे, जहां से आपसे बॉल खेली नहीं जाती। जनाब, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। काशिफ अंसारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट, और अब्बास शब्बीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला उनसे आगे बढ़ाते हैं। काशिफ भाई, ये जब टीम सेलेक्ट की गई थी तो बच्चे से बच्चा भी ये बात बोल रहा था आप टॉप 4 में नहीं जाएंगे, लेकिन जब यही सवाल बाबर आजम से किया गया तो उन्होंने कहा यार आप टॉप 4 नीचे इतना नहीं चलेगा, हम तो नंबर 1 है, हम तो नंबर 1 पे फिनिश करेंगे, नंबर 2 पर फिनिश करेंगे। सर, क्या कहेंगे पाकिस्तानी कारकर्दगी को ओवरऑल वर्ल्ड कप के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका मौका देने का, एक दफा फिर बोल के मशहूर तरीन और बहुत मकबूल तरीन क्रिकेट के प्रोग्राम के ऊपर। बाबर आजम शायद अपने बारे में बात कर रहे होंगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि आपने इतनी लंबी तकरीर किस बात की कर दी। आप ये तकरीर उस वक्त अच्छी लगती कि जब आप ये आज से 2 महीने पहले करते, 2.5 महीने पहले करते, और उस वक्त आपकी तकरीर का कोई असर होता, या अरबाब इख्तियार के कान होते, या फिर उनको उनका ज़मीर होता, या उनके अंदर पाकिस्तानियत होती। मसला पता है क्या? मसला ये नहीं है कि ये नाअहल हैं, मसला ये है कि दुनिया का वाहिद बोर्ड और सिलेक्शन कमेटी है जो मुल्क दुश्मन है। मैं बहुत सोच समझ के ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुल्क दुश्मन है। और ये वाली नहीं, इससे पहले वाली भी, उससे पहले वाली भी, और उससे पहले वाली भी। उसकी वजह यह है कि इन लोगों को अपनी जात से बाहर निकलने की तौफीक ही नहीं होती। इन्होंने बैठाल के अपने किस्से, कहानियां और राम लीलाएं सुना सुना के 25 करोड़ अवाम के कान पका दिए हैं। और ये सिर्फ उस वक्त उस मुल्क के लिए लड़के काम करेंगे जिस वक्त इनको तनख्वाहें मिलेंगी, मराआत मिलेंगी, रुतबे मिलेंगे, मुकाम मिलेंगे, और उस पर भी मुल्क से दुश्मनी करेंगे। मुझे कोई, अब ये एक साहब है इंजमामुल हक साहब, हर टेलीविजन स्टेज पे सेट पे बैठ करके वो अपनी सफाइयां पेश कर रहे हैं, और मुझे समझ में नहीं आ रही कि यार ये कोई उनसे ये सवाल क्यों नहीं करता कि अगर ये टीम पिछली सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट की थी तो आखिरी मोहर तो आप ही की थी ना, तो वो सारा मलबा दूसरे पे गिराए चले जा रहे हैं कि मेरी इन्वेस्टिगेशन करो, और मैं आपको आज ये लिख कर दे दूं कि ये शख्स दोबारा सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनेगा, ये दोबारा करोड़ों की बारात लेगा और दोबारा पाकिस्तान की नाक कटवाएगा, क्योंकि ये लोग एक मिशन पर हैं। इनमें से 99% वो लोग हैं कि जिनको नौकरियां नहीं मिली हैं बोर्ड में, तो वो टीवी चैनल्स पे बैठ करके अपनी ऐसे किस्से सुनाते हैं जैसे पूरा पता नहीं दुनिया के कौन सी फतूहात ये करके आ चुके थे। कभी बैठ के देखे तो जरा इनके दूसरे टीवी चैनल आपस में गुफ्तगू ऐसे फरमा रहे होते हैं जैसे पता नहीं कौन से इसने K2 और एवरेस्ट सर करके आप बैठे हुए हैं, और पाकिस्तान की खिदमत की बात आती है तो हमें चीफ सिलेक्टर बनाओ, हमें कोच बनाओ, हमें PCB का सदर बनाओ, तब हम कुछ करेंगे। और उस वक्त भी हम कुछ नहीं करेंगे, हम बैठ करके ड्राइंग रूम में टीम बनाएंगे, हम अपने लिविंग रूम में बैठ करके लड़कों की जो परफॉर्मेंस को स्टडी करेंगे, अपना बंदा लेके आएंगे, अपने ग्रुप का नाम रोशन करेंगे, अपनी लॉबिंग करेंगे और इस मुल्क की बोटियां नोचेंगे। ये है इनकी जिंदगियों का मकसद। आज बताओ, मुझे जवाब दो मेरे प्यारे भाई, आप कराची में रहते हो, एक इंस्टीट्यूट है, मैं छोटी सी अपने पेशे के हिसाब से बात कर रहा हूँ, आपके नाजरीन को मैं चाहता हूँ कि वो सुने इस बात को और गौर से सुने। उस शहर में रहते हैं आप, और वहां पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें एक बड़ा नाम आता है SIUT का, एक नाम आता है इंडस हॉस्पिटल का, एक नाम आता है वहां पर छिपा का, एक आता है वहां पर आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट का। चलो मैं मेडिकल की बात अगर कर लूं तो SIUT के जो सरबराह है डॉक्टर अदीब रिजवी साहब, उन्होंने इस मुल्क से क्या लिया है? इस मुल्क से उन्होंने डिग्री ली है MBBS की, और वो दिन और आज का दिन कि उन्होंने 100 नहीं
सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों डॉक्टर प्रोड्यूस किए और करोड़ों मरीजों को फ्री के इलाज में उन्होंने इस मुल्क से लिया हुआ अपनी तालीमी कर्जे को वापस करने का फर्ज अदा किया। और अभी भी रुके नहीं है वो रुके चले जा रहे हैं। आइए इंडस हॉस्पिटल चलते हैं, वहां पर भी एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब। NIBD चलते हैं, जहां डॉक्टर ताहिर शमसी मरहूम हुआ करते थे, वहां चिल्ड्रन हॉस्पिटल चलते हैं, डॉक्टर साकिब होते हैं। मुझे बताइए, क्या ये पाकिस्तानी नहीं है कि इनको रुतबे नहीं चाहिए? इन्होंने क्यों नहीं कहा कि हमें हेल्थ मिनिस्टर बनाओ, हम तुम्हारे लिए बात बिल्कुल दुरुस्त बनाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब्बास भाई भी हमारे साथ आ गए। कब दोगे पाकिस्तान को? बिल्कुल पाकिस्तान को आज वाकई में सर दिल बड़ा दुखा हुआ है। और सर जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, मैं तो हर फोरम पर ये गुफ्तगू करता हूं। जब आपकी टीम सेलेक्ट हुई थी उस वक्त ही मैंने ये गुफ्तगू की थी। जब आपको एशिया में बदतरीन कारकर्दगी का सामना करना पड़ा था उस वक्त ही मैंने गुफ्तगू की थी। आप यकीन करें, जब आप T20 का फाइनल इंग्लैंड के हाथों हारे थे, मैंने उस वक्त कहा था कि हमारी टीम डिजर्विंग नहीं है और अगर ये फाइनल में पहुंच जाती है तो हमारी सारी जितनी भी लूज पोल्स है ना, उस पर पानी फिर जाएगा, वो हट जाएंगी, खामियां सारी हट जाएंगी। सर अगर आप इजाजत दें अब्बास शबीर साहब, ये हारिस रऊफ तो हमारा विकेट टेकिंग बॉलर है, ये रन्स गिविंग बॉलर कैसे बन गया सर? ये डिकॉक ने अभी तक की मैचेस में 591 रन्स बनाए और 48 साल की हिस्ट्री के अंदर हारिस रऊफ वो पहले बॉलर हैं जिन्होंने 533 रन दिए हैं। मैंने आपको हमारी ट्रांसमिशन की क्लिप्स निकालने, मैंने आपको कहा था ये जीरो है। इमामुल हक का मैंने आपको कहा था जीरो में। इंडिया में बैठ के ये चीज असेस कर रहा था कि इस टीम की बॉडी लैंग्वेज नहीं थी। ये जो साहब मोहतरम आपने जिनके दावों की चलाई है, हमने इनको बड़ा सपोर्ट किया क्योंकि ये वहां पर वर्ल्ड कप खेल रहे थे और हमारा काम था कि हम अपनी टीम को अच्छे तरीके से सपोर्ट करें। लेकिन ये जब दावे कर रहे थे उसके बाद दाव पेच चल रहे थे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इजाफों के हवाले से। आपको पता है ना, वर्ल्ड कप में ये इशू सैलरियों का भी आ गया। इनके दिमाग ही किसी और तरफ से, वो इमाम की शादी है, उनका दिमाग मेरा ख्याल है साड़ियां ले लो, ये शॉपिंग कर लो। ये बाबर आजम भी अपनी शॉपिंग कर रहे थे। ये चीजें अच्छी लगती है जब आप विनिंग पोजीशन में हो, जब आप टूर्नामेंट में विन कर रहे हो। ये सब अच्छा, मायूस पूरी कौम को आप करके तो आप ये चीजें करते हैं, इससे आपके एटीट्यूड का पता चलता है कि आपका जो एटीट्यूड है टूवर्ड वर्ल्ड कप ये सही नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। आप फिल्मों की तरफ वहां पे जिद्द कर रहे हैं कि हमें मूवी लेके जाएं, सिनेमा में फिल्में दिखाएं। आप टूर्नामेंट के उसमें पहुंचे हुए हैं कि आपको तो दुआ करनी चाहिए बैठकर। आपको आज आप देख लें कि आज जो बॉडी लैंग्वेज थी प्लेयर्स की, अब वर्ल्ड कप से अब बाहर हो गए, लेकिन उनके जो चेहरे थे उसमें किसी किस्म की कोई मुझे वो नजर नहीं आ रही थी कि हम सीखना चाहते हैं, हमें मायूसी हुई है, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारी परफॉर्मेंस। बाबर आजम कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी, उन्होंने कहा कि मेरी तो कोई कप्तानी में गलती नहीं थी, ना मैंने उसका प्रेशर लिया। सर ये जो कंडीशंस है ना, यहां पर डिकॉक गालिबन 2 से 3 सेंचुरियां तो मार चुका है। इसके अलावा में अफगानिस्तान के प्लेयर्स को आप देखें, उनके पास नामसाइद हालात हैं, उनके पास इक्विपमेंट इतना अच्छा नहीं है, उनके पास अच्छे ग्राउंड्स नहीं है। उनकी बैटिंग टेक्निक चेक करें सर, वो बल्ला नहीं घुमा रहे थे, वो बाकायदा चेस कर रहे हैं, तो पता चल रहा है कि यार ये चेस कर रहे हैं। बाबर आजम ने अगर पूरे टूर्नामेंट में एक भी सेंचुरी नहीं मारी तो फिर सर नंबर 1 का मैं क्या करूं? मुझे बताएं कहां लेके जाऊं नंबर 1? आप अपनी क्रिकेट हिस्ट्री देखें कि जो हमारे लेजेंड्स थे, जिसमें वसीम अकरम, वकार, यूनुस, मुश्ताक, सकलैन, जावेद मियादाद, जिसका नाम ले आप लेते जाएं, जब वो एक मैच इस तरह हार जाते थे तो वो कितने मायूस होते थे, रो रहे होते थे। लेकिन अब ये चीज बिल्कुल भी नहीं हमें इस टीम के अंदर नजर आ रही। फिर हारिस रऊफ को आपने एक PSL से उठाकर आप बहुत सारे लोगों को आपने बेंच पे बिठा दिया, अपनी जिद करके आप उसको खिला रहे हैं, आप अपनी जिद करके इमामुल हक को खिला रहे हैं, आप अपनी जिद कर रहे हैं टीम सिलेक्शन में भी कि मुझे ये टीम दे, मैं ग्राउंड में जवाब दूंगा। आपने कौन सा ग्राउंड में जवाब दे दिया? आपने इतने इजी मैच हमने देखे, हमें इतनी मायूसी हुई। अफगानिस्तान का मैच मैंने विटनेस किया, मीडिया बॉक्स में थे, हमें मायूसी हुई परफॉर्मेंस से। ऑस्ट्रेलिया वाला, जितने मैचेस जो हम हारे हैं हमारी मौजूदगी में हारे। एक मैच इन्होंने न्यूजीलैंड से जीता है, वो भी बारिश की वजह से जीता। सर वो 25 ओवर्स में 200 रन बन गए थे, लेकिन अगले 25 ओवर में 200 रन बनना 90% इम्पॉसिबल था। परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करें, आप इस फॉर्म से माफी मांगे, आप एक्सेप्ट करें कि हमारे से। सर माफी किस चीज की मांगेंगे? जब आपको लगेगा कि आपने गलती की है, एक बंदा कह रहा है कि मैंने कप्तानी सही की है और मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था, तो माफी किस चीज की मांगेगा? सही काम करने की माफी मांगेगा। और आप वहां से कुछ अपनी परफॉर्मेंस नहीं देख रहे, अपने जो यहाँ पर स्लीपर सेल्स है उनको बोर्ड के ऊपर चढ़ाई करने का कह रहे हैं कि बोर्ड के ऊपर चढ़ाई करें। आपने जो प्रेस रिलीज उस दिन PCB ने दी थी कि वो बाबर आजम को और टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी जस्ट सपोर्ट था, उसको भी यहाँ पर लोगों ने एंगल कर लिया
क्योंकि बाबर आजम को इस हद तक हम ले गए थे। अभी देखें, अभी कैप्टनसी की मैं इसलिए बात नहीं करता हूँ कि अभी फ्यूचर के अंदर वनडेज कोई भी नहीं है, अब हमने टेस्ट के लिए जाना है T20 में, तो इसलिए अभी बाबर आजम की वनडे की कप्तानी दूर की बात है। अभी जो ये वर्ल्ड कप में करके आए हैं, जो इन्होंने रिजल्ट दिए हैं वहां पर फॉर्म को, पाकिस्तान क्रिकेट को, उसके ऊपर इनको जवाबदेह होना पड़ेगा। इनको बताना पड़ेगा कि जो ये सेलेक्ट करके टीम गए थे वो गलत। मैंने एक चीज बड़ी दिलचस्प पढ़ी, हमारे एक एक्स क्रिकेटर हैं, बॉलर हैं, उन्होंने ये मशवरा दिया बाबर आजम को। मैं जो पढ़ रहा था, मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी नहीं, लेकिन किसी ने कोट की हुई थी। उन्होंने काशिफ भाई ये मशवरा दिया कि क्रिकेट बोर्ड के पास अभी इख्तियारात नहीं है, ये डे टू डे अफेयर चला रहा है, तो ये बाबर आजम को कप्तानी से नहीं हटा सकता। तो बाबर आजम साहब, आपने कप्तानी छोड़नी नहीं है। सर मुझे समझ नहीं आता, मैं गलत माशरे में आ गया हूं या लोग गलत तरीके से सोचने लग गए। भाई पीसीबी हटाए ना हटाया, आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं बन रही तो आपने रिजाइन करना है काशिफ भाई। नहीं तो रिजाइन आपके रिजाइन किसने किया आज तक? किसने किया रिजाइन आज तक? जो बाबर आजम कर दे रिजाइन, इनको बनाया किसने था? कप्तानी के हकदार किस दिन थे? आप कप्तान को छोड़ देना, आप कप्तान के पीछे क्यों पड़ गए यार? कप्तान और अभी शबीर भाई ने बड़ी उम्दा बात की, बहुत खूबसूरत बात की। माजी के लेजेंड, माजी का एक लेजेंड नहीं है, माजी का एक लेजेंड पता किसको कहते हैं? लेजेंड कहते हैं उनको जिनको देखकर जो मुल्क को अपनी जात से बाहर निकल के सोचे और बगैर किसी रुतबे और ओहदे के मुल्क की खिदमत अपने आखिरी सांस तक करते रहें, उन्हें कहा जाता है लेजेंड। लेजेंड वो होते हैं कि जो अपनी खिदमत बगैर किसी एवज के भी। हमारे एक स्कूल टीचर थे, सुनिए सर सुनिए, आज मैं अगर अमेरिका में कैंसर का डॉक्टर हूं अपनी माँ की दुआ से, तो उसमें मेरे उस्तादों का सबसे बड़ा हाथ। हमें अंग्रेजी पढ़ाया करते थे मैट्रिक के में जनाब, शाम के वक्त अपने घर के सहन में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे, 25 रुपए लेते थे वो, और उसमें से 90% बच्चे पैसे नहीं दे पाते थे, लेकिन फिर भी वो वहां बैठ करके अपनी अनकंट्रोल शुगर का हिसाब किताब करते थे, ब्लड प्रेशर का हिसाब किताब करते थे, लेकिन रात एक एक बजे तक बैठा के बच्चों को पढ़ाते थे और कहते थे कि अगर मैंने नहीं पढ़ाया इनको तो इनके नंबर कम आएंगे और कल को मेरी आने वाली नस्ल खराब हो जाएगी। इसे कहते हैं लेजेंड। मैंने मिसाल दी आपको जनाब अदीब रिजवी साहब की, मैंने मिसाल दी आपको जनाब बारी साहब की, ताहिर शमसी साहब की, इन्हें कहते हैं लेजेंड। आपने जिन लोगों को लेजेंड बनाया वो सिर्फ और सिर्फ जिनका नाम आप लेजेंड के तौर पे ले रहे, कहां बैठे हुए हैं वो? कितने वसीम अकरम दिए इस मुल्क को वसीम अकरम ने, कितने सकलन मुश्ताक दिए सकलन मुश्ताक ने पाकिस्तान को, कितने सईद अनवर दिए सईद अनवर ने पाकिस्तान को। किस बात का लेजेंड यार, किस बात का लेजेंड? कौन सा लेजेंड? तुम्हें पैसे मिलते थे खेल खेलने के लिए, तुम पैसों में तुम्हें तौला जाता था, तुमने कोई एहसान नहीं किया पाकिस्तान के ऊपर। आज जब पाकिस्तान को जरूरत थी कि तुम आगे बढ़ करके हमें 10 सईद अनवर देते, 20 वसीम अकरम देते, तो तुम टीवी चैनल में बैठ के करोड़ों रुपए की इंडोर्समेंट करवा रहे हो। ये है तुम्हारी औकात, ये पाकिस्तान का हक अदा कर रहे हो तुम। आज भी बोटियां नोच रहे हो उसकी, शर्म तुमको मगर नहीं आती। मतलब किस बात का लेजेंड, किस बात का यार? कौन सा लेजेंड, कैसा लेजेंड भाई? मुझे बताओ ना। कीमतें लगा के फिरते हैं ये, कीमतें अपनी प्राइस टैग लगा लो, इनसे कमोड साफ करवाने के इश्तेहारात करवा लो। ये है हमारे रिवर्स स्विंग के बानी जो कमोड साफ करने के इश्तेहार में आते। जिस कौम ने तुमको आसमानों पे बैठाया, तुम उसकी कमोड साफ करके करोड़ों रुपए कमा रहे हो और उसके बॉलर पिट रहे, 580 रन खा रहे वर्ल्ड कप में। ये है तुम्हारा कर्ज अदा करने का तरीका। कौन सा लेजेंड? किस बात का लेजेंड है? बात आप बड़ी सख्त कर रहे हैं, लेकिन बात दुरुस्त कर रहे हैं। वही वाली बात है कि इंसान का दिल दुखा हुआ है और जब दिल दुखता है तो इंसान बात करता है, क्योंकि हमारे जज्बात, हमारे एहसास इस खेल के साथ हैं। थैंक यू सो मच। काशिफ भाई हमारे साथ मौजूद थे, अब्बास शबीर भी हमारे साथ मौजूद थे। एक और डिसअपॉइंटिंग इंसान का वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सका, टॉप 4 में नहीं आ सका। हर 4 साल के बाद जो वर्ल्ड कप होता है उसकी यही कहानी होती है। चाहे आप 2015 का वर्ल्ड कप देख लें, 2019 का वर्ल्ड कप देख लें या अब 2023 का वर्ल्ड कप देख लें। 1999 के बाद, 1999 में हमने फाइनल खेला, उसके बाद सिर्फ एक सेमीफाइनल खेल सके। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और उस गड़बड़ को सही करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट लविंग नेशन है और वो वक्त ना है कि हम क्रिकेट से मोहब्बत करना ही छोड़ दें। एक ब्रेक लेंगे जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सियासी मामलात का जिक्र करेंगे।
जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ सियासी मंजरनामे का जिक्र करते हैं क्योंकि बयानात में काफी ज्यादा तेजी आ गई है। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक हैरत अंगेज बयान दिया। उन्होंने कहा कि जनाब, किंग्स पार्टी की जो इस वक्त सूरत हाल है वो 2023 के इलेक्शंस के बाद वैसी होगी जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2018 में हुई थी। लेकिन उन्होंने ये बयान नहीं किया कि किंग्स पार्टी वो किसको कह रहे हैं या किसको किंग्स पार्टी बनाया जा रहा है। लेकिन साथ साथ उन्होंने मुस्लिम लीग नून और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का जो इत्तेहाद है उसके बारे में कहा कि इस इत्तेहाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नुकसान नहीं बल्कि फायदा होगा। अब ऐसी क्या वजूहात है कि जनाब बयानात में इतनी ज्यादा तेजी आ रही है? हमने देखा है मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी इत्तेहादियों से राब्ते किए जा रहे हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हो गई, काफली के हवाले से राना सनाउल्लाह साहब का बयान सामने आया। बाप पार्टी भी है और GDA भी है जिससे राब्ता किया जा रहा है और उनके साथ इत्तेहाद, जिसे कहते हैं ना प्री इत्तेहाद, इलेक्शन से पहले का इत्तेहाद बनाया जा रहा है। अगर मुस्लिम लीग नून में इतनी ही मकबूलियत है कि जैसा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इल्जाम लगाती है कि जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नहीं मिल रही और सिस्टम मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट कर रहा है, तो फिर उनको इत्तेहादी बनाने की क्या जरूरत है? इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। जनाब महमूद मौलवी साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कादिर खान मंदुखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और सलीम जिया साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम यू कादिर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? कादिर साहब ये बताइएगा, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किंग्स पार्टी का तो जिक्र किया है लेकिन इस पार्टी का नाम नहीं बताया। कौन है किंग्स पार्टी आज के दौर में? आपको अच्छी तरह पता है, खामखा मेरी ज़बानी क्यों पूछ रहे हैं? सर मैं तो पूछूंगा ना, मैं हो सकता है कुछ गलत समझ जाऊं। नहीं, आप बिल्कुल गलत नहीं समझे। किंग पार्टी इस वक्त जो है ना, वो कहते हैं कि अगर बादशाह में कहूँ तो मुस्लिम लीग नून है और उनके साथ वजीर है, एक IPP है और एक परवेज खटक साहब की पार्टी है। अच्छा, 2 वजीर और एक बादशाह, तो मैं यूं कहूंगा। अच्छा चलें, ये आपने बड़े अच्छे अंदाज में डिफाइन भी कर दिया। लेकिन अगर सर मैं ये पूछूं आपसे कि आपको क्यों लग रहा है या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को क्यों लग रहा है कि वो किंग्स पार्टी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र किया 2018 के अंदर, 2023 में आपको क्यों लग रहा है कि वो किंग्स पार्टी है? जी, हमें इस वजह से लग रहा है कि हमने 16 महीने इनके साथ बड़े ज़बरदस्त काम किए है। जो कॉपरेशन हो सका हमने किया है। इवन के बेशत रुकन असम्बली काफ़ी चीज़ों पे मुझे एतराज़ था कि सारे सरकारी जो सलीम जिया साहब एक वकील है जो अटार्नी जनरल, वकला, एडवोकेट जनरल और ट्रिब्यूनल के चेयरमैन वगैरह ये सारे क्यों दे रहे हैं, तो उस पर मुझे एतराज़ था सारे नूनी क्यों दे रहे हैं। 25-30 मावन खसूसीन के तमाम जो पावर डिवीज़न के बोर्ड के चेयरमैन वो इनके, और प्राइम मिनिस्टर हाउस जो कि एक चलाता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी वो तौकीर शाह साहब, उसके बाद एक्सटेंशन देके निगरान का भी उसी बना लिए। ये सारी चीज़ें तो हम गिनवाते रहते हैं। फिर उसके बाद निगरान वो वज़ीर आज़म जो खुद एक हफ्ता पहले अल्फ लेने से पहले मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात की, उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ख्वाहिश जाहिर की है, तो ये भी इनकी पार्टी का। फिर उसके अलावा ये सारी बातें जो बार बार हम दोहरा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने एक गैर कानूनी जो ऑर्डर दिए है कि कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा, तो मैं कानून के तालिब इल्म के हिस्से से सलीम जिया साहब भी जानते हैं कि ऐसा कोई कानून इजाज़त नहीं देता है जब तक इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस नहीं होता है, इलेक्शन कमीशन ट्रांसफर पोस्टिंग पे पाबंदी नहीं लगा सकती है। चलो इलेक्शन कमीशन ने लगा ली है, लेकिन फिर एक रात में निगरान हुकूमत ने सिंध में तहसीलदार से लेके चीफ सेक्रेटरी तक और थानेदार से लेके IG तक सब ट्रांसफर कर दिया, मगर इलेक्शन कमीशन खामोश। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने दूसरा गैर आईनी जो है इकदाम ये उठाया कि तरक्याती कामों पर पाबंदी लगा ली है। अब आप मुझे बताओ कि मेरा हल्का और शहबाज शरीफ साहब का और मिफ्ता इस्माइल साहब का, मुस्तफ़ा कमाल साहब का, हम सब का एक हल्का है। वहाँ लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। सीवरेज पानी के लाने जो बड़ी मुश्किल से मैंने मंजूर कराया उस पर पाबंदी लगा ली। उससे अलावा जो सिंध में जो सैलाब और 90% लोग डूबे हुए थे, वहाँ जो पीपल्स पार्टी ने या बिलावल भुट्टो साहब ने जो मकानात की तामीर का ऐलान किया है उस फंड पे पाबंदी। और दूसरी जगह पंजाब में खुद निगरान वज़ीर आज़म कहते हैं, वज़ीर आला कहता है कि यहाँ हम जोर शोर से काम चल रहा है। सही है। फिर अभी पिछले हफ्ते आप देख ले, निगरान वज़ीर आज़म ने 29 अरब रुपए के तरक्याती काम मंजूर कराया। सही है। तो अब आप मुझे बता दो कि इलेक्शन का दौर है, निगरान वज़ीर आज़म को या काबिने को तरक्याती काम की क्या जरूरत पड़ी? जो ऑलरेडी तरक्याती काम हमारे 2 साल से पेंडिंग थे उसमें पाबंदी लगा ली, मगर अपने तरक्याती फंड जो है ना वो इंट्रोड्यूस करा दिए। अब इंट्रोड्यूस कराने के साथ साथ फार्मूला क्या तय किया है कि हल्के से 10 आदमी जो है ना वो डिप्टी कमिश्नर को दरखास्त देंगे, डिप्टी कमिश्नर उसकी दरखास्त पे गौर करके PC1 कहते हैं वो बना के तरक्याती काम शुरू करेंगे। अब सवाल यहाँ पैदा होता है कि 10 आदमी कौन होंगे?
किस पार्टी से होंगे और फिर कौन से इलाके की नुमाइंदगी करेंगे, ये सारे है। तो इसी वजह से हम ये कहते हैं। अच्छा सर, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, तहफ़्फ़ुज़ात भी दुरुस्त है। आपने काकड़ साहब का जिक्र किया, निगरान वज़ीर आज़म ने मुलाकात की। अच्छा, मुझे याद नहीं उन्होंने मरीम नवाज साहिबा से मुलाकात की थी। अगर आप कह रहे हैं तो दुरुस्त की होगी सर। इस तरह तो निगरान वज़ीर आला पंजाब भी तो जरदारी साहब से मिलते हैं, बल्कि वो तो उनको अपना बेटा कहते थे। तो फिर मैं ये समझूं कि अगर ये मुलाकात से निगरान वज़ीर आज़म नून लीग के हुए, तो फिर निगरान वज़ीर आला जो पंजाब है वो फिर पीपल्स पार्टी के हुए, ऐसा भी तो हो सकता है ना सर? ठीक, पहली बात तो ये कि जरदारी साहब मुझ समेत जितनी हमारे वर्कर है, उहदेदार है, उनको बेटा कहते हैं, बिल्कुल हैं। और बल्कि मरियम नवाज साहिबा को वो बेटी करके पुकारता है, शफकत की तरह से बात करते हैं। नवाज पीपल्स पार्टी की हो गई नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि निगरान वज़ीर आज़म नकवी साहब जो है ना, वो चौधरी साहिबान का बहनोई है, ठीक है ना। तो अब आप मुझे बता दूं कि उनका घर का बंदा है, वो हमारा कैसा हो सकता है। और दूसरी बात ये कि जरदारी साहब ने अगर बेटा कहेगी तो बेटा से क्या रिश्ता जुड़ जाता है। बेटा तो मोहब्बत में मैंने मरियम नवाज साहबा को बेटा कहता है, तो वो पीपल्स पार्टी की हो गई थी, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम जो बात कर रहे हैं, हम सारी इतराज़ात इस बात पे उठा रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को ये बताओ कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन में ये बयान दिया था कि लिख के देता हूँ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनूंगा, मेरी पार्टी जीतेगी। आप मुझे बता दो कि किस तरह उन्होंने कहा है कि ख्वाजा आसिफ ने राना सनाउल्लाह का बयान रिकॉर्ड पर है कि उस वक्त तक नवाज शरीफ साहब नहीं आ गए जब तक जीरो रिस्क होगा। तो इसका मतलब वो जीरो रिस्क मिट गया, इसका मतलब उनको यकीन दहानी कराई दी गई है। इस वजह से वो इतना पुरएतमाद है। फिर यहाँ आके लंदन में जो उनसे मिल रहे हैं पाकिस्तान का हाई कमिश्नर, किस हैसियत से, नादरा की टीम उनसे अंगूठे लगवा रहे किस हैसियत से, और डीआईजी लाहौर जो ना किसी ऐसे से उनको सल्यूट कर रहा है। देखिए बात ये होता ना, हमें कोई वो नहीं, हमें खुशी है नवाज शरीफ साहब आ गए, हम कभी भी किसी को इंतकाम का निशाना नहीं बनाना चाहते, लेकिन ये जो रास्ते, ये जो प्रोटोकॉल, ये सारी चीजें क्या शो कर रही है। ठीक है, किन पार्टी शो नहीं करी तो क्या करेगी। सही, मैं जरा सलीम साहब से इसका जवाब ले लेता हूं। नून लीग की नुमाइंदगी इस वक्त कर रहा है सलीम साहब। आप लोगों ने जलसा किया 21 अक्टूबर को, गालिबन ये जलसा था, बड़ा शानदार किस्म का जलसा हुआ। आप लोगों ने कहा बड़ा पुरतपाक किस्म का इस्तकबाल किया। आप लोग जो है ना वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ जाएंगे, बल्कि उससे ज्यादा जो 2013 में आपको नशिस्तें मिली थी उससे ज्यादा ये बयानात आ रहे थे। सर, इन बयानात की रोशनी में फिर इत्तेहाद इलेक्शन से पहले बनाना और उन लोगों के साथ बनाना जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी इत्तेहाद में थे, और आप लोग ये बात कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जितनी तबाही और बर्बादी की है उसमें जितना हाथ पीटीआई का है उतना उनके इत्तेहादियों का है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी उनकी इत्तेहादी थी, जीडीए भी उनकी इत्तेहादी थी, काफ लीग भी उनकी इत्तेहादी थी। अब आप उनसे इत्तेहाद करने की बात क्यों कर रहे हैं फिर? असल में मैं थोड़ी वजाहत कर दूं कि सलमान भाई, बात यह है कि ये इलेक्शन से पहले की बातें हैं और इलेक्शन से पहले बहुत सारे इत्तेहाद बनते भी हैं, बातचीत भी की जाती है, और मुमकिन तौर पर जो साबका हरीफ होते हैं उनके साथ मिला भी जाता है। जैसे हमारी पीपल्स पार्टी के लिए बहुत इज़्ज़त और एहतराम है, इनके साथ तो मिसाल के जमहूरियत भी हो चुका है। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ भी हमारा मामला बहुत अच्छे रहे, और उसके बाद भी जरदारी साहब के साथ भी मामला रहे। अभी इस दफ़ा जब नवाज शरीफ साहब आए तो जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब जब आए तो जरदारी साहब ने दूसरे दिन ही उनको वेलकम भी किया और उनको खुशामदीद भी कहा। और ये इलेक्शन से पहले की और उसके इलेक्शन कैंपेन के दौरान की बातें हैं। लेकिन इलेक्शन के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनमें फिर लोग सामने भी आ जाते हैं। आज मैं सुन रहा था इरफान सिद्दीकी साहब को, जो हमारे मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन हैं, कि ये बहुत मुमकिन है कि इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी से भी कोई बातचीत हो जाए। जी, वो उन्होंने कहा है इत्तेहाद नहीं तो कम से कम कोई उनके साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि उनके साथ तो हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं, वो तो पाकिस्तान की बहुत पुरानी पार्टी है। लेकिन उनके तहफ़्फ़ुज़ात बहुत है ना। और ये देखिए, अभी इस वक्त आपने कादर खान साहब की गुफ्तगू सुनी होगी, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात का बरमला वो इजहार कर रहे हैं, और वो ये भी बात करेंगे जनाब किंग्स पार्टी हो रही है। तो आपको नहीं लगता कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना चाहिए, या आप ये समझते हैं कि वो आपसे तहफ़्फ़ुज़ात गलत कर रहे हैं? उनके तहफ़्फ़ुज़ात सही हैं, लेकिन हम रेलेवेंट फोरम नहीं है। फोरम या तो इलेक्शन कमीशन होना चाहिए या निगरान हुकूमत होनी चाहिए। हाँ, वो आपकी बात वो अपनी जगह दुरुस्त है, या तो वो इलेक्शन कमीशन में जाएं,
लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने भी किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। उन्होंने तस्करा ज़रूर किया है किसी किंग्स पार्टी का। तो जो किंग्स पार्टी थी वो तो पिछली दफ़ा थी और उसका आपने हशर भी देख लिया। मुस्लिम लीग नून एक बड़ी स्टैब्लिश्ड पार्टी है, इसको कई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। उस 2008 के इलेक्शन की भी अब बात हो रही थी, उसमें नवाज शरीफ साहब जेल में थे। उसके बाद 13 में भी हालात तकरीबन वही थे, लेकिन फिर भी हम इलेक्शन जीत गए उसमें। तो मैं समझता हूँ कि ये मामला तो फिर 2018 में जो कुछ हुआ वो तो तमाशा था, वो तो बिल्कुल ये इलेक्शन थे ही नहीं। तो नवाज शरीफ साहब के साथ जो हम तो समझते हैं जो उनके साथ पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि वो तमाशा रिपीट किया जा रहा है सर। नहीं, मैं नहीं समझता कि बल्कि उसका अजाले की ज़रूरत है। लेकिन एक पार्टी जो है जिसके पास इतनी अक्सरियत हो, उसके लीडर को एक ऐसे जाली ना एक बिल्कुल ही तमाशे वाले केस में बंद किया गया और फिर वो पनामा वाले केस में, और जब बात कुछ ना बनी तो आखिर में लाकर बेटे से तनख्वाह ना लेने पर उनको डिस्क्वालीफाई किया, पार्टी को बंद किया। बल्कि वो जो सीट जो उन्होंने जो टिकट अलॉट किए थे वो भी कैंसिल किए और लास्ट मोमेंट पे फिर दोबारा अलॉट किए गए। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो, और बेनज़ीर उनकी साहबजादी जो हैं मजनू नवाज साहिबा, उनको भी जेल में डाला गया। सारी क़यादत हमारी जेल में थी। ये जितने भी लोग हमारे हैं, सलमान रफ़ीक हुआ या दूसरे ख्वाजा साद रफ़ीक हो गए, सलमान रफ़ीक हो गए, बिल्कुल सारे सब जेल में, जेलों साथ ये सारे जेलों में थे। इन्होंने जेलें काटी हैं। इनको तो ज़मानतें नहीं होती थी 6-6 महीने तक इनकी ज़मानतें नहीं होती। जो हुकूमत के इत्तेहादी थे सर, आज आप उनको इत्तेहादी बना रहे हैं, ये सवाल भी तो बनता है ना। उस वक्त जो उनके इत्तेहादी थे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उनकी इत्तेहादी थी, काफ लीग उनकी इत्तेहादी थी, GDA उनकी इत्तेहादी थी। आज आप लोग उनको इत्तेहादी बना रहे हैं और फिर उनके बारे में उस वक्त ये कहा जाता था कि ये तो अपनी मर्जी से आते भी नहीं है हुकूमत में, किसी के कहने पर आते हैं। तो आप लोग अभी तासुर चेंज हो जाएगा? सलमान भाई मैं सलमान भाई ये कहना चाह रहा हूँ कि हर इलेक्शन की डायनामिक्स मुख्तलिफ होते हैं। इस दफ़ा जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं, जो उसकी माशी हालात हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है, उसको ख़त्म करने के लिए एक पार्टी का काम है ही नहीं। सही है, एक पार्टी ये काम नहीं कर सकती है। और नवाज शरीफ चाहते भी यही हैं कि वो दीगर पार्टीज़ जो इस वक्त मेन स्ट्रीम में नहीं हैं, छोटी पार्टीज़ हैं, इलाकाई पार्टीज़ हैं, उनको साथ लेकर चलें। उसमें क्या हर्ज है? अगर MQM ने अगर ताफ़ हुसैन से लाताल्लुकी इख्तियार कर ली है और इसी तरह दूसरे लोगों ने जो लोग साथ आना चाहते हैं छोटी पार्टीज़ के, उसमें क्या मुज़ायका है? हम यकीनी तौर पर हम इत्तेहाद बना रहे हैं, हम लोगों से रब्ता कर रहे हैं। MQM से भी हमारी बातचीत हो रही है और इसी तरह JUI से भी बातचीत हो रही है। और जरदाई जो ठीक है सर, अगर आप इजाज़त दें सर, महमूद मौलवी साहब को भी ज़रा शामिल गुफ्तगू करते हैं क्योंकि टाइम कम है। ज़रा मैं चाह रहा हूँ सबसे एक और सवालात भी कर लूँ। महमूद मौलवी साहब, सर आप भी समझते हैं पीपल्स पार्टी जिनकी तरफ इशारा कर रही है कि वो किंग्स पार्टी है, बिलावल साहब ने नाम नहीं लिया लेकिन कादिर खान मंदुखेल साहब ने बड़ा डिफाइन कर दिया उसको, आप समझते हैं जो जमातों का जिक्र किया है वो जमातों में किंग्स पार्टी है, उसके लेफ्ट और राइट हैंड भी है? देखिए, ये कादिर मंदुखेल साहब का अपना सोच है और मेरे ख्याल से देखें हर दौर में किसी न किसी पार्टी को किंग्स पार्टी कहा जाता है। ये कोई पहली बार तो हम नहीं कर रहे हैं ना। हर दौर में किसी न किसी पार्टी पे इल्ज़ाम दिया जाता है ये किंग्स पार्टी है, किसी को कुछ किसी को कुछ। देखिए, हमें सबको मिल के इस मुल्क को इस बहरान से निकालना है। और जैसे कि मेरे भाई ज़िया साहब कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोई सिंगल पार्टी इस बहरान से इस मुल्क को नहीं निकाल सकेगी इस वक्त जो हालात हैं। तो इसीलिए जो मैं देख रहा हूँ कि एक इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट बनेगी जिसमें मुमकिन तौर के ऊपर PMLN, पीपल्स पार्टी और बहुत सारे लोग मिलके जो है हुकूमत में होंगे ताकि इस बहरान से एक दफ़ा निकाल लें। फिर उसके बाद जो है
5 साल के बाद। सर ये तो ज्यादा मुश्किल काम होता है महमूद साहब। ये मैं अगर मुस्लिम लीग नून के जितने भी सीनियर रहनुमा ना उनसे पूछता हूं कि आप लोग शहबाज शरीफ साहब के दौर का जिक्र क्यों नहीं करते, ये 16 महीने की हुकूमत का जिक्र क्यों नहीं करते, जिसमें पीपल्स पार्टी भी थी, जिसमें JUI भी थी, जिसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी थी, तमाम जमातें थी। तो उन्होंने कहा वो कोलिशन हुकूमत थी और कोलिशन हुकूमत को चलाना बड़ा मुश्किल होता है। अब मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी सवाल करूंगा तो महंगाई को वो ओन नहीं करेगी, मुस्लिम लीग नून भी ओन नहीं करेगी। तो सर ये मुश्किलात से निकालने वाली बात होगी या नई मुश्किल में डालने वाली बात होगी? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, अगर विल आपका हो और लोगों का विल हो तो मुश्किलात से निकाला जा सकता है। और इस 18 माह की जो आप बात कर रहे हैं ना, इसमें टाइम की जो है ना, इनसिक्योरिटी ऑफ टाइम था। हर वक्त जो है ना तलवार लटक रही थी कि 2 महीने में हुकूमत गई, 1 महीने में गई, 3 महीने बाद इलेक्शन होगा। तो आप स्टेबिलिटी कैसे रख सकते हैं? देखिए, अगर एक लॉन्ग टर्म हो कि जी 5 साल के लिए वो हुकूमत आती है तो वो इनसिक्योरिटी खत्म हो जाती है कि जी 2 कल जा रही है और परसों जा रही है। तो जब वो खत्म हो जाएगी तो स्टेबिलिटी आएगी, और जब स्टेबिलिटी आएगी तो मईशत बेहतरी की तरफ जाएगा। देखिए, हर आदमी ये 18 माह को इल्जाम दे रहा है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। 18 माह में मैं इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि 18 माह में बहुत प्रॉब्लम्स हुए। सर 2008 के बाद बनने वाली हुकूमत को भी मुश्किलात का सामना था। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई, मुस्लिम लीग नून उनकी इत्तेहादी थी, फिर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब कोट पहन के चले गए, भाई आप जजेस को बहाल करें, उसमें उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हर दूसरे दिन रात के 2 बजे ये ऐलान करती थी कि हम हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने 2008 से लेकर 13 तक बड़ी मुश्किलात से हुकूमत चलाई। ये बात मंदोखेल साहब से मैं पूछूंगा, लेकिन ये हुकूमत कोलिशन की चलाना, ये तो कोई भी धमकी देता है मैं तो अपोजिशन में जाके बैठ रहा हूं। नहीं तो फिर देखें, मैं आपको बता दूं, जो नजर आ रहा है इस वक्त सिंगल मेजॉरिटी आज के दौर में नजर नहीं आ रहा है कि आने वाले इलेक्शन में कोई भी पार्टी सिंगल मेजॉरिटी ले सके। अच्छा। ये मतलब जो तज्जिया आप एक्सपीरियंस लोगों से भी करके देख लें, वो यही कहेंगे कि सिंगल मेजॉरिटी किसी के पास नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि देखें, KPK में जो डायनेमिक्स अलग है, वहाँ पे पार्टीज जो है वो अलग है। सिंध के अंदर MQM है, पीपल्स पार्टी है और दूसरी पार्टियां हैं। पंजाब में PMLN है, पीपल्स पार्टी है, IPP है, PTI भी है। तो इन चीज इसको मद्देनजर रखते हुए क्लियर मेजॉरिटी तो किसी को नहीं मिलेगी। ठीक है। अगर हम इसके ऊपर इत्तेफाक नहीं करेंगे और हम पॉलिटिशियंस आपस में लड़ते रहेंगे तो देखिए, मुल्क के हालात को देखते हुए फिर फोर्स हो गए कि तीसरी कुव्वत आके हुकूमत को संभाले, क्योंकि मुल्क को तबाही की तरफ तो कोई भी नहीं ढकेल सकता। ठीक है, कादिर खान साहब ये बताइएगा, इरफान सिद्दीकी साहब ने भी ये बात बोली थी कि हो सकता है इलेक्शंस के बाद हुकूमत बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करना पड़ जाए। अभी महमूद मौलवी साहब भी ये कह रहे हैं कि कोई सिंगल मेजॉरिटी नहीं लेके जाएगा, सिंगल मेजॉरिटी में हुकूमत नहीं बन पाएगी। आप इस बात से इत्तेफाक कर रहे हैं ऐसा होगा? देखिए, यकीनन महमूद मौलवी साहब की ये बात दुरुस्त है कि मेजॉरिटी तो किसी पार्टी की नहीं होगी। जिस तरह सूरत-ए-हाल में बयान कर दी है, खासतौर पे पंजाब के, क्योंकि छोटे सूबों से तो कोई वफाकी हुकूमत ही बनती है। और आपने बिल्कुल हवाला भी दिया पीपल्स पार्टी ने जो 5 साल पूरी की आसिफ अली जरदारी साहब के दौर का, और वो पाकिस्तान के तारीख का पहला दौर था जिसने कंप्लीट 5 साल पूरे किए थे। बिल्कुल, देखिए, ये पहली मरतबा हुआ है। और आपने देखा कि हमारी अक्सरियत कुछ नहीं थी, लगभग 120 सीटें थी हमारे पास। हमने MQM से और काफ लीग से हाथ मिला के और किस तरह हुकूमत चलाई है, 5 साल किस तरह चला है, वो सबके सामने है। लेकिन सवाल ये है कि बिल्कुल ये बैलेंस बयान है इरफान सिद्दीकी साहब का और सलीम जिया साहब का कि हम किसी के साथ भी बात कर सकते हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि देखिए, आपको तज्ज़िया-निगार है, एंकर है, TV चैनल वाले, कल के इलेक्शन के बाद हम हार जाए या नून लीग हार जाए या IPP हार जाए तो उनके एतराज़ात की कोई हैसियत नहीं है। उस हैसियत इस वजह से कि हारने वाला हर आदमी ये कहता है। लेकिन हम तो इलेक्शन से पहले जो है ना, प्री पोल रिगिंग की हम बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो मैंने आपको गिनवाया, ये निशानदेही है। इलेक्शन कमीशन क्यों ये एक तरफा कार्रवाई करे, ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दे, लेवल प्लेइंग फील्ड जिसे बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं, तो हमारे ये दूर कर दे, इलेक्शन शफाफ नजर आएगा। और अगर आप इस तरह सुतेलापन का आप रवैया इख्तियार करोगे तो इस इलेक्शन को कौन मानेगा? सबसे पहले पीपल्स पार्टी इनकार करेगी, बाकी पार्टी इनकार करेगी। लेकिन आपको माजी भी याद दिला दूं कि जो RO का इलेक्शन था या वो RTI सिस्टम बिठा के सिस्टम था,
वाज़ेह धांधली के बावजूद पीपल्स पार्टी ने फिर भी असेंबली को बाइकआउट नहीं किए, असेंबली में बैठ गए। आपने तो बॉयकॉट करने वालों को भी मनाया था, ये भी याद। जी, बॉयकॉट करने वालों को मनाया, लेकिन अभी हम यही कहते हैं कि कोई भी इत्तेहादी हुकूमत हो, चाहे उसमें हम हो या ना हो, किसी की मेजॉरिटी, लेकिन इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत जिस काम सिर्फ यही है कि वो शफाफ इलेक्शन कराए, तो ये जो मैंने आपको अच्छा सर प्रिसाइजली बताइएगा, मुझे वाइंड अप करना है सर। ये बात चले इलेक्शन के बाद की होगी कि हो सकता है पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर हुकूमत बना ले। क्या जैसे अभी नून लीग इत्तेहादी बना रही है, प्री इत्तेहादी जिसे कहते हैं, इलेक्शन प्री इलेक्शन इत्तेहादी बना रही है, कोलिशन बना रही है, पीपल्स पार्टी कंसिडर करेगी अगर नून लीग इस तरह का कोई प्रपोजल लेकर आती है आपके पास? देखिए, पीपल्स पार्टी ने कभी भी सियासी पार्टियों के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद किए ना आइंदा करेंगे। हमारा तो शुरू के एक ट्रैक रिकॉर्ड है। हम तो कहता है सियासी डायलॉग से आप देखो जनरल मुशर्रफ को पीपल्स पार्टी ने हटाया, तो आप देख रहे हैं पूरे एक सियासी हिकमत अमली से हटाया ना। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आइंदा भी यही है, माशी सूरत हाल है, ये किसी एक पार्टी की बस की बात नहीं है। लेकिन सलीम जिया साहब और महमूद मौलवी साहब भी उसी असेंबली के हिस्सा था। 16 महीने हमने शहबाज साहब के जो साथ दिए, आपने देखा ना, हमने हर तरफ कॉपरेशन किए। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, एक अदना सरुकन के हिस्से से बहुत सारी चीजों पे मुझे इख्तलाफ था, मैंने क़यादत के सामने रखा है, मगर आगे से मुझे मना कर दिया, नहीं जी कोई नहीं, जाने दो, करने दो। तो मैं समझ रहा हूँ कि अब अगर चलो तो हुकूमत के अंदर हो रही थी, इलेक्शन तो गुजर जाएगा, एक और दांधी के इल्जाम ले जाएगा, फिर क्या होगा, मगर लोग अच्छा नहीं कहेंगे। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच जनाब। हमारे साथ कादिर खान मंदुखेल साहब मौजूद थे, सलीम जिया साहब हमारे साथ मौजूद थे और महमूद मौलवी साहब, तीनों शख्सियत। लेट्स सी जनाब आने वाले वक्तों में क्या होता है। इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है, अब इत्तेहादी सब बंदी कर रहे हैं कि किस तरह से इलेक्शन लड़ना है, प्री इलेक्शन इत्तेहादी बनाए जा रहे हैं, कोलिशन बनाई जा रही है, और क्या वाकई में इस वक्त जो मुल्क इस तरह की सूरत हाल से दो चार है, क्या एक जमात तनहा पाकिस्तान को इन मसाइल से निकाल सकेगी? इलेक्शन में इसका जवाब मिल जाएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो कल इंशाल्लाह 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।